नमस्कार। आइए आज हम पॉलिटिकल जियोग्राफी राजनीति भूगोल की श्रृंखला में डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिक्स मतलब भू राजनीति का जो विकास हुआ है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो डेवलप ऑफ पॉलिटिक्स में सबसे पहले आपके आते हैं ऑर्गेनिक स्टेट या जियोस्टेटिक। तो ऑर्गेनिक स्टेट महत्वपूर्ण है जिसमें फ्रेडरिक रेडजल जो कि कखन डार्विन से प्रभावित होकर द लॉ ऑफ द स्पेशल ग्रोथ स्टेट 1895 में, फिर पॉलिटिकल जियोग्राफी जो कि पॉलिटिक्स जियोग्राफी इन्होंने जर्मन के थे तो इन्होंने 1896 में लिखा था। तो सबसे पहले श्रेय इन्हीं को जाता है फ्रेडरिक रेडजल, जिनको फादर ऑफ पॉलिटिकल जियोग्राफी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पॉलिटिक्स जियोग्राफी लिखा था। ठीक है, ये जर्मन लैंग्वेज है पॉलिटिक्स जियोग्राफी 1897 में। ध्यान देना, इसी में इन्होंने ऑर्गेनिक स्टेट जैविक राज्य की कल्पना दी थी और वो डार्विन की ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज से प्रभावित होकर क्या कहते हैं इसी स्टेट को लेबंसराम या लिविंग स्पेस शब्द दिया था। ठीक है, जीवित स्थान। ठीक, यहाँ पे लोग रहते हैं। इनकी दूसरी बुक थी द लॉ ऑफ द स्पेशल ग्रोथ स्टेट जो कि 1895 में आई थी। अब आगे बढ़ते हैं कि फ्रेडरिक रेडजल से प्रभावित होकर रुडोल्फ जेल्जन ने सर्वप्रथम जियो पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, जो पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया और इसी में इन्होंने बुक लिखा स्टेट एज द ऑर्गेनिज्म 1960 में। ठीक, अब फर्स्टली यूज अगर पूछता रुडोल्फ जेल्जन फर्स्टली यूज वर्ड जियो पॉलिटिक्स, जिसको आगे जाकर कार्ल होर्खॉफर ने, ध्यान दीजिएगा, फ्रेडरिक रेडजल से प्रभावित होकर रुडोल्फ जेल्जन और कार्ल होर्खॉफर ने, दोनों लोग प्रभावित होकर कार्ल होर्खॉफर ने क्या लिखा कि जनरल ऑफ जियो पॉलिटिक्स बुक लिखी 1924 में, जिसमें कहा जाता है कि कार्ल होर्खॉफर ने जियो पॉलिटिक्स को क्या कहते हैं कि विस्तार दिया, क्या कहते हैं एक विकसित, क्या कहते हैं कि जियोग्राफी पर पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स को कहते हैं एक अच्छे से व्याख्या दिया। ठीक है, तो ये क्रम याद करिएगा, पहले फ्रेडरिक रेडजल आते हैं, फिर आपके रुडोल्फ जेल्जन जी आते हैं, फिर कार्ल होर्खॉफर जी आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी भी दी गई थी, जैसे डोमेन थ्योरी है रोडेक मर्फी की, फॉलिंग डोमेन थ्योरी है फिडोल कास्टो की, जो पॉलिटिकल डिस्टेंस, ये जो टर्म है जो पॉलिटिकल डिस्टेंस टर्मिनोलॉजी वो रोकेन ने दिया था। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड नेशन, राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर होता है, मतलब एक राष्ट्र और एक राज्य जो होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो राष्ट्र जो होता है, नेशन जो होता है, नेशन ऐसे लोगों का समूह होता है, ग्रुप होता है जहां पर जाति, नस्ल, धर्म, भाषा, रीति रिवाज, इतिहास मतलब इतिहास के संयुक्त होने मतलब कंबाइन होने के कारण परस्पर ये संयुक्त होते हैं, जिनकी संयुक्त संस्कृति होती है मतलब कंबाइंड कहते हैं कल्चर होती है, जिनमें मनोवैज्ञानिक एकता की भावना रहती है। ठीक है, कहते हैं कि उसमें भावना रहती है, ठीक, विकसित होती है, जिनके पास अपनी एक निश्चित भूमि सर्टेन एरिया तथा जो राजनीतिक रूप से क्या कहते हैं या स्वतंत्र है अथवा उसमें स्वतंत्र होने की इच्छा रहती है। ठीक, तो जो नेशन होता है वो नेशन एज ए कल्चर यूनिट, आप वन लाइन में अगर हम देखें तो नेशन क्या है, संयुक्त संस्कृति है, नेशन एज ए कल्चर यूनिट। एक राष्ट्र जो है एक सांस्कृतिक इकाई, राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई है। कल्चर में क्या होता है, इसमें आपकी जाति, धर्म, कास्ट, इसे रीति रिवाज के जो मानने वाले लोग रहते हैं वो राष्ट्र का क्या कहते हैं निर्माण रहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, स्टेट को समझने की कोशिश करते हैं। स्टेट मतलब राज्य, राज्य जो है एक पॉलिटिकल यूनिट है, राजनीतिक इकाई है, राज्य एक राजनीतिक इकाई है। राज्य स्टेट की अगर हम बात करें, राज्य कम या अधिक लोगों का एक ऐसा संगठित समूह होता है, मतलब एक ऐसा पॉपुलेशन होता है, कम या अधिक लोगों का एक ऐसा संगठित समूह होता है जो भूमि मतलब लैंड के एक निश्चित भूभाग, एक सर्टेन एरिया पर, ठीक है, एक सर्टेन लैंड पर निवास करता है। ठीक, जिसकी अपनी एक सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, और वह सरकार ब्राह्य मतलब बाहरी, इंटरनल और एक्सटर्नल, ब्राह्य और आंतरिक रूप से वह इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है। और राज्य के निर्माण के लिए 4 तत्व आवश्यक होते हैं। तो 4 एलिमेंट जो 4 तत्व हैं, पहला है सर्टेन लैंड होना चाहिए, एक निश्चित भूमि होनी चाहिए और उस पर एक पॉपुलेशन जनसंख्या होनी चाहिए, और जो पॉपुलेशन है उसकी अपनी एक सरकार होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, और जो गवर्नमेंट है वो सोवर्निटी होनी चाहिए, सोवर्निटी वो संप्रभु होनी चाहिए, मतलब वो सरकार जो है वो संप्रभु हो, मतलब स्वतंत्र हो, मतलब वो राजनीतिक कहते हैं कि स्वतंत्रता हो, उसके पास पॉलिटिकली इंडिपेंडेंस हो, मतलब कहने का अर्थ हुआ सोवर्निटी से कि वह आज़ाद हो, मतलब सरकार जो है इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी क्या कहते हैं निर्णय लेना है उसे वह स्वतंत्र तरीके से वो ले सके, स्वतंत्र है, उसके लिए इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंस है। आगे बढ़ते हैं कि आप अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। मैंने कहा कि जो स्टेट है उसमें 4 का कहते हैं एलिमेंट लिए गए। पहला है सर्टेन लैंड, तो अगर हम पहले एक निश्चित भूमि लेते हैं, ठीक है, एक सर्टेन लैंड है, इस पे दूसरी बात आती है आपकी एक पॉपुलेशन होनी चाहिए, जनसंख्या। तो जनसंख्या पे देखिए ये सर्टेन लैंड है, इस पे कुछ लोग बैठे हुए देख रहे हैं, ये हमारी पॉपुलेशन है, सर्टेन लैंड पे कुछ पॉपुलेशन लोग हैं। अब इनकी एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब इस जनसंख्या की एक सरकार होनी चाहिए, तो ये पूरी जनसंख्या की सरकार गवर्नमेंट हो गई। अब मतलब इसी जनसंख्या पे गवर्नमेंट उन्होंने अपना चुन लिया कि मेरा ये मेरी सरकार है। फिर उसके बाद इनकी एक सोवर्निटी होनी चाहिए, जो सरकार है वो संप्रभु होनी चाहिए, वो स्वतंत्र होनी चाहिए, वो आंतरिक रूप से बाहरी रूप से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होनी चाहिए। तो ये 4 एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि सर्टेन लैंड, फिर आपका हो गया पॉपुलेशन, फिर आपका गवर्नमेंट, फिर सोवर्निटी, 4 एलिमेंट है स्टेट के। तो ये सभी चीज़ इंपॉर्टेंट थे। अब हम पढ़ते हैं कि कुछ पॉइंट है उसको समझ लेते हैं। देखिए जो स्टेट होता है एक कानूनी तथ्य है। क्या है स्टेट, क्या था, एक कानूनी तथ्य, उनकी एक सरकार है, उनकी एक संप्रभुता है, वो स्वतंत्र है। ठीक है, तो कहते हैं कि एक लॉ है, लॉ फैक्ट है। वहीं पर जब हम नेशन की बात करते हैं तो वो एक भावनात्मक है कि भावनात्मक क्या है, नेशन क्या था, नेशन एक कल्चरल यूनिट था, मेरी ये जाति है, मेरा ये धर्म है, मेरी मतलब भावना होता है ना, मेरे धर्म के विरोध मत जाओ, मेरे कास्ट के विरोध मत जाओ। ठीक है, एक भावना होती है, भाषा मेरी भाषा है, मैं बांग्ला बोलता हूँ, आप हिंदी बोलते हैं तो बांग्ला मेरी अच्छी है, तो एक भावना है। ठीक है, भावनात्मक है। ठीक है,
तो स्टेट जो है कानूनी तथ्य है, वह नेशन एक भावनात्मक होता है। स्टेट के अंत के राष्ट्र का अंत नहीं होता। कहने का अर्थ हुआ कि स्टेट का जब कहते हैं स्टेट को का अगर अंत हो जा रहा है तो नेशन का अंत नहीं होता। मान लीजिए ये सभी स्टेट में जो सभी रूल हैं, जैसे 4 एलिमेंट, एक सर्टेन एरिया, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, कम्युनिटी, अगर ये सब ना हो, ठीक है, ये सब ना हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके राष्ट्र का जो भावना है, भावना, राष्ट्र क्या है, एक भाषा है, एक क्या कहते हैं धर्म है ना, कल्चरल यूनिट है। आपका नेशन जो है कल्चरल यूनिट है। तो कल्चरल यूनिट में क्या हुआ कि आप जैसे कि मान लीजिए हिंदू है या फिर मुस्लिम है, तो आपका क्या कहते हैं ये खत्म नहीं होगा। मान लीजिए आपका स्टेट खत्म हो गया, लेकिन ये खत्म क्यों नहीं होगा? क्योंकि मान लीजिए आप हिंदू हैं तो हिंदू नेपाल में भी हैं, भारत में भी हैं, तो ये कहते हैं एरिया कोई डिसाइड नहीं कर रहा है कि सर्टेन एरिया होना बहुत जरूरी है, ठीक है, या फिर ये डिसाइड नहीं कर रहा है कि आपका स्टेट होना बहुत जरूरी है। स्टेट में क्या सर्टेन एरिया मांगता है ना, तो इसी पे आगे बातें हैं कि स्टेट के लिए सर्टेन लैंड का होना आवश्यक होता है। एक स्टेट के लिए, एक राज्य के लिए, जैसे भारत है तो उसके लिए सर्टेन लैंड होना आवश्यक है। और नेपाल में थोड़ा ना भारत चला जाएगा, नेपाल में भारत नहीं जाएगा ना, तो सर्टेन लैंड होना आवश्यक है स्टेट के लिए। परंतु नेशन, राष्ट्र के लिए कोई सर्टेन लैंड की जरूरत नहीं है। देखिए कि हम नेपाल में भी हिंदू हैं, यहाँ पे भी मतलब भारत में भी हिंदू हैं, नेपाल में भी हिंदी बोलते हैं, हमारे यहाँ भी हिंदी बोलते हैं, तो ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट के लिए यूनिटी, संप्रभुता का होना अनिवार्य है। स्टेट जो रहता है वो क्या कहते हैं संप्रभु होता है, वो क्या कहते हैं वो आजाद रहता है, स्वतंत्र रहता है। परंतु नेशन के लिए कोई संप्रभुता की आजादी नहीं रहती है, क्योंकि वो कल्चरल यूनिट है ना, तो उसकी संप्रभुता की कोई बात नहीं रहती कि मेरी संप्रभुता है, ठीक है। तो वो हर जगह क्या कहते हैं अपनी अपनी हिसाब की रहती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं दो फैक्टर, नेशन स्टेट क्या होता है और स्टेट नेशन क्या होता है, ठीक है। नेशन स्टेट एंड स्टेट नेशन क्या होता है? तो नेशन में, स्टेट में ध्यान दीजिए, पहले नेशन शब्द आ रहा है, तो अगर नेशन स्टेट में नेशन शब्द पहले लिखा है तो इसका अर्थ हुआ कि नेशन को हम प्राथमिकता देंगे। तो अर्थात कहने का मतलब कि एक नेशन में क्या था, कल्चर यूनिट था। नेशन क्या था? कल्चर यूनिट था। तो नेशन एक सांस्कृतिक इकाई है और एक राज्य जो है स्टेट बन, मतलब कहने का एक कल्चर यूनिट स्टेट बन सकता है, एक सांस्कृतिक इकाई एक राज्य स्टेट बन सकती है। तो एग्जाम्पल के लिए नेशन स्टेट का है पाकिस्तान, एक राष्ट्र राज्य है नेशन स्टेट, पाकिस्तान इज ए नेशन स्टेट, पाकिस्तान इज ए नेशन स्टेट। तो ये क्यों पाकिस्तान नेशन स्टेट है, इसे भी हम समझेंगे। फिर उसके बाद एक होता है स्टेट नेशन। स्टेट नेशन में क्या है, पहले स्टेट आ रहा है, तो स्टेट है तो स्टेट को हम प्राथमिकता देंगे, तो स्टेट के अंदर हमारा नेशन आ रहा है, ठीक। तो इंडिया इज ए स्टेट नेशन। अगर नेशन स्टेट पूछे तो पाकिस्तान इज आपका हो जाएगा नेशन स्टेट, और इंडिया पूछे तो स्टेट एंड स्टेट नेशन होगा, ठीक है। तो आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसी ये है। तो मान लीजिए नेशन पहले फिर स्टेट है, तो नेशन में मैंने क्या किया, नेशन एक कल्चरल यूनिट है। कल्चरल मतलब सांस्कृतिक होती, किसी जाति, धर्म, ठीक है, नस्ल, इस सब की है, ठीक है। तो अब क्या है, पाकिस्तान एक कहते हैं एक धर्म का है, मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। तो एक पहले उनकी बात होती है कि मैं मुस्लिम कंट्री हूँ, तो पहले नेशन की बात करते हैं, मेरा एक नेशन है, ठीक है, मैं मुस्लिम कंट्री हूँ। फिर वो स्टेट, उनकी एक निश्चित लैंड है। स्टेट में क्या था कि आप एक निश्चित लैंड, मतलब कि सर्टेन लैंड होना चाहिए, गवर्नमेंट उनकी पॉपुलेशन होनी चाहिए, उनका गवर्नमेंट होना, उनका कम्युनिटी होनी चाहिए। तो ये नेशन स्टेट है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि एक क्या कहते हैं कि सांस्कृतिक इकाई है, सांस्कृतिक इकाई और में क्या कहते हैं एक स्टेट है, ठीक। तो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान एक राष्ट्र राज्य है, उनके पास क्या कहते हैं एक धर्म है, ठीक है, जो कि आपके नेशन के रूप में आ गई, और फिर उसके बाद उनका एक स्टेट, उनकी एक क्या कहते हैं सर्टेन लैंड है और गवर्नमेंट है, उनकी कम्युनिटी है। अभी पाकिस्तान थोड़ा दूसरी जगह चला जाएगा, ठीक, चाइना में थोड़ा चला जाएगा, तो सर्टेन लैंड है, तो ये आपका नेशन स्टेट हो गया। उसी प्रकार की इंडिया पे आते हैं तो ये स्टेट नेशन है। कारण ये है कि स्टेट इसके पास भी एक सर्टेन लैंड है, ठीक है, इसके पास सर्टेन लैंड है, गवर्नमेंट है, पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है, कम्युनिटी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, स्टेट पहले आया और नेशन बाद में आया। कारण ये था कि जो कल्चरल यूनिट है, नेशन में क्या था, एक कल्चरल यूनिट थी, और स्टेट जो था आपका, स्टेट जो था वो पॉलिटिकल यूनिट था। नेशन क्या है, कल्चरल यूनिट, और स्टेट जो है पॉलिटिकल यूनिट था। अब ये आप समझने की कोशिश करिएगा। तो आप अगर हम नेशन की बात करें, भारत में नेशन में, तो नेशन क्या है, कल्चरल यूनिट है। तो यहाँ पे कई जाति के, कई धर्म के लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं कि कई, अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि स्टेट के अंदर विभिन्न संस्कृतियां और डाइवर्सिटिफिकेशन है। कहने का अर्थ कई जाति, कई धर्म, कई प्रकार के लोग रहे। तो ये नेशन जो है हमारा विभिन्न प्रकार के, इसलिए नेशन बाद में आता है, स्टेट फर्स्ट आता है। तो स्टेट में क्या था, पहले हम इसमें क्या होता है, स्टेट नेशन में इसमें विविधताएं होती हैं, समरूपता नहीं होती है। कहने का अर्थ हुआ कि देखिए इसमें क्या पाकिस्तान में था तो ओनली क्या कहते हैं मुस्लिम क्या कहते हैं नेशन था, ठीक है। लेकिन इसमें मुस्लिम की बात नहीं होती, इसमें कई हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई हैं, इसलिए यहाँ पे समरूपता नहीं होती, मतलब एक तरह के समाज नहीं होता, इसलिए स्टेट, इसमें विविधताएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो पहले स्टेट आ जाता है तब नेशन होता है, क्योंकि विविधताएं हैं ना, इसलिए नेशन पहले नहीं आएगा, पहले स्टेट आएगा, ठीक। अब इसे समझने की कोशिश करिएगा कि भारत जो है, भारत एक राज्य राष्ट्र है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटिफिकेशन, पहले वह एक राष्ट्र मतलब राज्य है, एक स्टेट है, ठीक, उसके पास अपनी सरकार है, ठीक है, स्टेट है, फिर उसके बाद वह एक क्या कहते हैं कि राष्ट्र है, क्योंकि उसके पास जो है विविधताएं हैं, डाइवर्सिटिफिकेशन है। क्योंकि कारण यह है कि देखिए राज्य और राष्ट्र, राज्य मतलब राज्य के अंदर राष्ट्र है, विभिन्न संस्कृतियों, धर्म, जाति, भाषा, देखिए बांग्ला, तेलुगु में निवास करती है। अब हम पढ़ेंगे यूनिटरी स्टेट एंड फेडरल स्टेट। यूनिटी मतलब एकात्मक राज्य, फेडरल मतलब संघात्मक राज्य। तो यूनिटी मतलब जहां एक शक्तिशाली केंद्र हो और उसी में समस्त शक्तियां निहित हो, उसी को यूनिटी कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि जो सभी राज्य होते हैं, प्रवीण जो प्रांत होते हैं, उनके केंद्र के अधीन रहना पड़ता है, मतलब कि प्रांत मतलब केंद्रों के अधीन रहना पड़ता है प्रांत को।
यूनिटी स्टेट यहाँ समझिए जहाँ एक शक्तिशाली केंद्र हो और उसी में समस्त शक्तियां निहित हो। या फिर स्ट्रांग कहते हैं कि एकात्मक राज्य वह है, मतलब यूनिटी स्टेट वह है जो केंद्रीय सरकार में संगठित होता है, अर्थात जो भी शक्तियां विभिन्न क्षेत्रों की होती हैं, जो भी कई राज्यों की शक्तियां होती हैं, वे केंद्र द्वारा प्रशासित होती हैं और उन्हीं के निर्णय पर निर्भर करती है। उनमें केंद्रीय शक्ति सर्वोच्च होती है तथा उनके उपविभाग जो रहते हैं, जो राज्य हैं, उस पर प्रतिबंध का अधिकार नहीं होता। ठीक है, उनको प्रतिबंध मतलब कि राज्य जो है उन पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते केंद्र पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार राज्यों या प्रांतों को अपने स्तर का स्वीकार नहीं करती, मतलब कि केंद्र सरकार मुख्य होती है ना, तो प्रांतों को उतना नहीं वैल्यू देती है, अपितु वे उन पर निर्भर करते हैं। मतलब प्रांत वे मतलब राज्य जो हैं केंद्र सरकार पर निर्भर करते हैं तथा निर्णय लेने की जो पूर्ण क्षमता है वो केंद्र में निहित होती है। ठीक, इसका एग्जाम्पल है ब्रिटेन, फ्रांस, डेनमार्क, बेल्जियम, हालैंड, स्पेन, नॉर्वे, ये सब है। ठीक है, ध्यान दीजिए, एकात्मक राज्य मतलब जो यूनिटी स्टेट है उसका मुख्य विशेषता जो है सभी राज्यों जो प्रांत है, प्रोविंस है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, उनको केंद्र के अधीन करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसमें भारत नहीं आता, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यूनिटी स्टेट मैंने बता दिया, इसमें ब्रांड, ये सभी चीजें हैं, ये क्लियर हो गया होगा। कहने का अर्थ है कि जहां एक शक्तिशाली केंद्र हो, मतलब सेंटर हो, और उसी में समस्त शक्तियां निहित हो। ठीक, सभी राज्यों प्रांत का केंद्र के अधीन रहना ही कहते हैं कि यूनिटी स्टेट है। फिर से पढ़ते हैं। यूनिटी स्टेट जहां एक शक्तिशाली केंद्र हो और उसी में समस्त शक्तियां निहित हो। ठीक है, केंद्रों की कमी, और सभी राज्य मतलब जो भी राज्य उसके प्रोविंस है उसको केंद्र के अधीन रहना पड़ता है। सभी राज्यों को मतलब प्रांतों को केंद्र के अधीन रहना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें एग्जाम्पल ब्रिटेन इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन ही कह सकते हैं कि यूनिटी स्टेट के रेफर है। और जो चाइना है वो हाईली सेंट्रलाइज है। ध्यान दीजिए, इसीलिए अगर हम टाइप ऑफ यूनिटी पिकेट देखें तो टाइप ऑफ यूनिटी स्टेट पहला है। ठीक है, जिसमें टाइप में कहते हैं पहले सेंट्रलाइज में, जिसमें केंद्र में शक्तियों का केंद्रीकरण हो, जैसे ब्रिटेन का था। उसी प्रकार के मतलब कई देखे हैं। फिर हाईली सेंट्रलाइज, हाई सेंट्रलाइज देखिए चीन का है। ठीक है, तो चीन के एक ही पार्टी के प्रभुत्व, मतलब एक ही पार्टी का कहते हैं प्रभुत्व रहता है, एवं तानाशाही रहता है। इसीलिए कहते हैं कि यूनिटी स्टेट में फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जाता है। ठीक, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है उसमें दबाया जा सकता है। चीन विश्व का सबसे बृहत्तम एकात्मक राज्य है, मतलब कि हाईली सेंट्रलाइज राज्य है। ठीक है, सबसे बड़ा। तीसरा है एडजस्ट में ग्रेट ब्रिटेन आता है क्योंकि विकेंद्रीकरण द्वारा समायोजित किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे फेडरल स्टेट, संघानात्मक राज्य। ठीक, इसमें क्या होता है, जो अनेक राज्य हैं जैसे यूपी, बिहार, एमपी, ठीक है, अनेक प्रांतों का एक संघ होता है। ठीक है, अनेक प्रांतों का एक फेडरल होता है, संघ होता है, जिसमें केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का विभाजन होता है। केंद्र मतलब कि सेंटर हो गया, और राज्य मतलब जो प्रांत प्रोविंस है उनके बीच में शक्तियों का विभाजन होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल यूएस है, अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, कनाडा है। अब फेडरल स्टेट को फिर समझ लीजिए, इसमें अनेक प्रांतों का संघ होता है जो अनेक कार्यों में स्वतंत्र होते हैं। मतलब कि राज्य का अलग रहेगा, मतलब जो प्रांत है उनका अपना कानून रहेगा, केंद्र का अपना कानून, साथ ही केंद्र भी अनेक कार्यों को संपन्न करता है। इनमें केंद्र, ध्यान दीजिए, इनमें केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का विभाजन हो जाता है और संविधान सर्वोच्च होता है तथा एक संघीय न्यायपालिका होती है। ब्लिच के अनुसार कहते हैं कि संगठनात्मक ढांचे में केंद्रीय सरकार होती है जो राज्यों के विभिन्न भागों का प्रतिनिधित्व करती है तथा अनेक सामान्य विषय जैसे रक्षा, विदेश, संचार, ठीक आदि को संचालित करती है। केंद्र तथा राज्य की विभिन्न इकाइयां अपने अस्तित्व रखती हैं। ठीक है, राज्य की वसूली करती हैं, साथ ही साथ अपना कानून भी बनाती हैं राज्य वाले।